Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक ज़ूलॉजी ZOO510 का जो लेक्चर नंबर था 42 से पहले 41 तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रॉपर फीड स्टोरेज के स्टेप 2 तक हमने डिस्कशन की थी। आज का जो टॉपिक है वो हम प्रॉपर फीड स्टोरेज का थर्ड जो पॉइंट है, ठीक है, 3 जो पॉइंट है वो आज डिस्कस करेंगे। दैट इज़ प्रॉपर फीड स्टोरेज 3, ठीक है। डू नॉट स्टोर बैग्स डायरेक्टली ऑन कंक्रीट फ्लोर्स आर टचिंग वॉल्स ऑफ बिल्डिंग। तो अभी वही जो लास्ट हमारा टॉपिक था वीडियो में कि किस तरह खुराक के जो फीड बैग्स हैं उनको हमने स्टोर करना है। तो इधर भी उन्होंने यही प्रिकॉशंस लिखी हुई है कि हमने उनको कंक्रीट के बने हुए फ्लोर्स के ऊपर नहीं रखना, ना ही उनको ऐसी बिल्डिंग में रखना है जहाँ पर वो बिल्डिंग की जो वॉल्स हैं उनको टच करते रहें। सरफेसेस आर ऑफ्टन कूलर दैन द बैग, ठीक है। जो ज़मीन जिसके ऊपर हमने रखी हुई है फ्लोर है, या वो वुडन बॉक्स जिनके ऊपर हम क्या करेंगे फीड के बैग्स रखेंगे, वो क्या होने चाहिए, कूलर होने चाहिए बैग्स की बनिस्बत, ठीक है। वो जगह कूल होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। मॉइस्चर माइग्रेशन, ठीक है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि खुराक डिग्रेड हो जाए, लेकिन इतना होना चाहिए खुराक को जो है वो ठंडक मिलती रहे। नेक्स्ट है कि फीड मॉइस्चर कितना होना चाहिए, फीड का जो मॉइस्चर है जिस पे फीड ख़राब नहीं होती वो कितना होता है 8 to 12%। ये आपने MCQS के लिए याद रखना है। 8 to 12% जो फीड मॉइस्चर होता है विल माइग्रेट टू कूल एरिया अकोमोलेट, ठीक है। यानी देखें, एक इन्वायरमेंट होता है गर्म इन्वायरमेंट में कोई चीज़ रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो फीड का मॉइस्चर जो होगा वो 8 से 12% तभी होगा। अगर हम उसे कूल एरिया में रखेंगे तो हीट जो होगी वो माइग्रेट कर जाएगी मॉइस्चर से एरिया के ज़रा, और एरिया से मॉइस्चर के अंदर जो होगी वो हीट का वो होगा बैलेंस होता रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी। दिस इनकरेज ग्रोथ ऑफ मोल्ड। अगर हीट जो है 8 से 12% से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो मोल्ड की जो प्रोडक्शन है उसे इनकरेज करेगी, यानी वहाँ पर फंगस जो होगी वो पैदा हो जाएगी। फंगस क्या करती है, खुराक को स्पॉयल कर देती है, ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर उन्होंने एक फंगस का नाम लिखा हुआ है एस्पैरागुलस फ्लेविस। एस्पैरागुलस जो है फ्लेविस जो एक जो है फंगस का नाम है, मोल्ड का नाम है, जो कि क्या करती है, खुराक को स्पॉइल्स करती है। आगे नेक्स्ट है कि आल्सो अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। डायरेक्ट हमने खुराक को सनलाइट भी नहीं देनी, ये आपकी प्रिकॉशंस थी। नेक्स्ट है कि स्टोरेज प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं स्टोर करते वक्त। तो एक होता है कि स्टोरेज के दरमियान अगर थोड़ी सी भी खुराक जो है एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, कहीं भी एयर में, लाइट में, या फिर बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाएगी खुराक। उसमें जो ऑयल और फैट्स होंगे उनकी रेंसिडिटी हो जाएगी। रेंसिडिटी मैंने पहले बताया था, खुराक के अंदर जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनकी इनकम्प्लीट जो होती है ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है, वो इनकम्प्लीटली जो होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और खुराक चेंज हो जाती है, उसकी कंपोजिशन जो होगी केमिकली ऑक्सीडेशन हो जाएगी। किस की, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो ये भी हमारे लिए ऑक्सीडेटिवली डैमेज हो जाएगी खुराक। नेक्स्ट है कि माइक्रोबियल डैमेज हो जाएगा, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी अटैक करके खुराक को डैमेज कर देंगे। उसमें फंगस शामिल है, जो अभी हमें पीछे एक फंगस का नाम पड़ा है। बैक्टीरियल ग्रोथ जो होगी वो भी स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट होती है इंसेक्ट रोडेंट डैमेज, यानी जिस जगह पे आप रख रहे हैं वहाँ पर इंसेक्ट नहीं होने चाहिए, माइस और रैट रोडेंट वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये खुराक को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, और उसी के अंदर अपना फिकस भी जो है वेस्ट मटेरियल भी डाल देते हैं, जिससे खुराक क्या हो जाती है, कंटामिनेट हो जाती है। नेक्स्ट है केमिकल डैमेज। केमिकल डैमेज में भी यही आता है कि हमारे खुराक के अंदर जो केमिकल्स हैं जैसे फैटी एसिड हैं, अमाइनो एसिड, विटामिन हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली किसी भी वजह से, या फिर एयर की वजह से मिलने की वजह से, मॉइस्चर मिलने की वजह से। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हमारे स्टोरेज खुराक को करते वक्त आते हैं, तो ये अपनी याद रखना है। नेक्स्ट है कि फिश फीडिंग क्या होती है, व्हाट आर सम कॉमन मेथड ऑफ फिश फीडिंग। फिश फीडिंग जो होती है, पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस दी हुई है कि फिश फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स। अब ये पेपर में आ सकता है कि फिश फीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये भी आ सकते हैं कि व्हाट आर सम कॉमन मेथड ऑफ फिश फीडिंग। तो ये अपने क्वेश्चन याद रखने हैं। फिश फीडिंग का एक तो ये फ़ायदा कि ये अप्रोप्रिएट जो है न्यूट्रिशन देती है फिश को। दूसरी ये है कि अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व फिश फॉर एनी एबनॉर्मल साइन। फिश की फीडिंग से हमें पता चलता है कि कौन सी फीडिंग जो है किस फिश के लिए ठीक है, और किस फीडिंग पर कौन सी फिश जो होगी वो एबनॉर्मल साइन शो करेगी, यानी उसकी ग्रोथ ठीक नहीं होगी, उसकी एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। तो वो इससे हमें फीडिंग में जो होगी प्रैक्टिस करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है कि फीडिंग सिस्टम डिफर बेस्ड ऑन साइज ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। अब 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन का मतलब है कि वो मेथड जिससे हम खुराक डिलीवर करते हैं फिश को, ठीक है। अब हम वो ऑपरेशन देखेंगे, मेथड देखेंगे। एक होता है स्मॉल ऑपरेशन, छोटे लेवल के मेथड्स, एक होता है लार्ज
ऑपरेशन। तो स्मॉल ऑपरेशन में हम क्या किस तरीके से खुराक देते हैं? सबसे पहले हैंड फीडिंग, यानी हम खुराक हाथ पे डाल लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा करके हम किस में डाल देंगे? पॉन्ड के अंदर डालते जाएंगे, ठीक है। तो खुराक हाथ के ज़रिए भी डाल सकते हैं। फीड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हैंड, ठीक है। हम खुराक के ज़रिए हाथ के ज़रिए हम खुराक को क्या करते हैं? फीड को पकड़ के पूरे पाउंड के अंदर फेंक देते हैं, फैला देते हैं। या फिर हम शॉवल यूज़ कर सकते हैं, ये शॉवल है, ठीक है। इसके ज़रिए भी हम खुराक को क्या कर सकते हैं? शॉवल के ज़रिए पाउंड के अंदर जो है फीडिंग दे सकती हैं। ये तो होगी हैंड फीडिंग। और ये कौन सा था? स्मॉल ऑपरेशन, यानी छोटे या मशीनरी पे या सिंपल वेज के ज़रिए हम खुराक को फीड करते हैं फ़िश को। नेक्स्ट है अदर नॉन ऑटोमेटेड मीन्स में कौन कौन से? मोस्ट कॉमन मेथड है ये वाला, शॉवल और हाथ को से ज़रिए फीड करना। यूज्ड फॉर फीड्स नॉट सूटेबल फॉर ऑटोमेटेड सिस्टम। मीट क्रैप्स और हैंड फीड, ठीक है। और जो खुराक हमने देनी होती है उसमें शामिल है मीट स्क्रैप्स। ये होते हैं मीट स्क्रैप, जिसमें ये जो हड्डियाँ होती हैं इसके ऊपर मीट होता है। ये हम मीट अपने हाथों से उतार के भी फ़िश को फीड करवा सकते हैं, या फिर हमने इसी तरह अगर वो छोटी है लेवल में उसकी डेंसिटी कम है तो वो भी हम अंदर डाल सकते हैं, फिश उनको फीड कर लेती है। ये होती है मीट स्क्रैप। नेक्स्ट इनके एडवांटेज क्या है? शॉर्ट जो ऑपरेशन है हमारे पास उसका एडवांटेज क्या है स्मॉल ऑपरेशन का? तो इसका फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि ऑपरेटर कैन नोट फीडिंग बिहेवियर गॉग दी फीड रिक्वायर्ड टू ऑपरेटर कैन श्योर दैट फीड इज़ डिस्पेयर ओवर वाइड एरिया। अब ये तो ऑपरेटर 1 था जिसमें हमने देखा कि फीडिंग बिहेवियर क्या है, ठीक है, किस तरह फीड करती है फ़िश। अगर फीड जो है हाई लेवल का हमने देना हो तो उसके लिए हम एक सेकंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि फीड को इंश्योर करेगी कि वो ज़्यादा लेवल तक तमाम एरिया तक फैलती है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी हम फीड देते हैं वो तमाम एरिया तक पहुँच जाती है। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हाई लेबर कॉस्ट है। इंक्रीज हैंडलिंग ऑफ द फीड, इसमें हमने फीड को हैंडल करने का जो तरीका है, हैंडल करने का जो प्रॉब्लम है उसमें हमें थोड़ा लेवल देना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा था, पहले हमने स्मॉल ऑपरेशन पढ़े, अब हम लार्ज ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसमें हम मशीनरी यूज़ करते हैं। मशीनरी के ज़रिए हम क्या करते हैं? खुराक को लार्ज ऑपरेशन में हम मशीनरी के ज़रिए क्या करते हैं? खुराक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉन्ड के अंदर। इसमें पहला है ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? यूटिलाइज मशीनरी टू डिस्ट्रीब्यूट फीड। जो भी खुराक होगी उसके लिए हमने मशीनरी के ज़रिए फैलाना है, तकसीम करना है। फॉर रिलेटिवली सिंपल टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर कंट्रोल्ड। मशीनरी किस तरह की हो सकती है? छोटी सिंपल भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ मशीनरी ऐसी होती है जिसे कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करके हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक मशीनरी आपको नज़र आ रही है, इसमें हम खुराक डाल देते हैं और इसको पीछे किसी और मशीनरी से अटैच कर देते हैं। यहाँ से जो होगी वो खुराक जो होगी पॉन्ड के अंदर एंटर होती रहेगी। इसे हम बोलते हैं ब्लावर्स। ये कौन सी मशीनरी है? ब्लावर मशीनरी है। इसका आगे आप जिक्र सुनेंगे। डिमांड फीडर्स होता है अगर फीडिंग सिस्टम। दो तरह के हमारे पास जो होते हैं, जो ये लार्ज ऑपरेशन है इसमें दो तरह की मशीनरी जो होती हैं मोस्टली यूज़ होती हैं। एक ब्लावर भी है, एक डिमांड फीडर्स है, एक ऑगर फीडर सिस्टम है। इनको हम बाय पढ़ते हैं। इनका लार्ज ऑपरेशन का फ़ायदा क्या होता है? ये हमारी जो इंसान की पर्सनल जो काम करने की जो मशक्क़त है वो कम कर देती है। मशीनरी जो होती है वो इंसान की जगह काम कर लेती है। इसमें हम क्या करते हैं? एक ख़ास क्वांटिटी डालते हैं फीड की, यानी इतने किलोग्राम डाली है तो नॉन क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्वांटिटी का हमें पता होता है कितनी हम फैला रहे हैं। फ़िश के जो होता है वो फ़ायदा होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? लेस ऑब्जर्वेशन ऑफ द फ़िश, ठीक है, फिर हमें पता नहीं चलता किस फ़िश को कितनी ज़्यादा मिल चुकी है। नेक्स्ट है ब्लावर्स। ब्लावर्स के साथ कैसे हम इस फ़िश को जो है पॉन्ड के अंदर भुला सकते हैं? ड्राइव अलॉन्ग द साइड ऑफ द पॉन्ड एंड ब्लो फीड आउट इनटू द पॉन्ड। ये फीड जो ब्लावर्स हैं ये जो पाउंड होते हैं उसके तमाम किसी भी साइड के साथ हम इसको लगा के चला सकते हैं और ये फीड करती है पॉन्ड के अंदर अटैच्ड टू ट्रक्स और ट्रैक्टर। इसको हमने किसके साथ अटैच किया होता है? किसी ट्रैक्टर के ज़रिए जिसके अंदर से खुराक आ रही है मिक्स होके। और ये किस में ये पॉन्ड के में यूज़ होता है? पॉन्ड एरिया में, ठीक है। ये पॉन्ड लीवी पॉन्ड के अंदर ये वाला ब्लावर यूज़ होते हैं और वाटर शेड जो पॉन्ड है उनके ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। और ये आपको मैंने पिक्चर ऊपर इस ब्लावर की दिखाई है, ये है, ठीक है। इसके ज़रिए हम खुराक क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉन्ड के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा फ़िश फीडिंग मेथड जो है इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फ़िश फीडिंग मेथड है एक डिमांड फीडर। पहला हमने ब्लावर पढ़ा, दूसरा हमारा क्या है? डिमांड फीडर। डिमांड फीडर्स में क्या होता है? अलाउ फिश टू बम्प पे रोड एंड रिलीज फीड विद दे हैंगरी। इसमें क्या होता है? फ़िश बहुत ही ज़्यादा जब भूखी होती हैं ना तो वो किनारों के पास आ जाती हैं, ठीक है, किनारों के पास आती हैं और फील करवाती हैं कि हमें भूख लगी है। तो इसमें ये हम बेसिकली किधर यूज़ करते हैं? रेस वे एक्वा कल्चर जो है उसमें यूज़ करते हैं। तो फ़िश जो होती है इसमें ट्रेन हुई भी होती है कि जब तुम्हें
भूख लगे तो तुमने इधर आके ऊपर लेवल पे आना है और यहाँ पर आके तुमने फीड कर लेनी, खा लेना है। फिश कैन ऑब्टेन फीड ऑन डिमांड बाय डिप्रेसिंग ट्राइगर। तो यहाँ पर जो हमारे पास है डिमांड फिल्टर है, उसकी पिक्चर मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये डिमांड फिल्टर है, यहाँ पर हमने ऊपर से खुराक डाल देनी है पैलेट की शक्ल में। तो यहाँ पर पैलेट थोड़ी थोड़ी करके नीचे जाती रहेगी और नीचे से फिशेस आके उसको खाती रहेंगी। तो ये इधर पिक्चर में दिखाया हुआ भी है। यहाँ पर इसके अंदर हमने एक बाल्टी नुमा जो मटेरियल है उसके अंदर हमने खुराक डाली हुई है। नीचे हमने क्या लगाया हुआ है, एक सुराख लगाया हुआ है जिससे खुराक जो होगी पैलेट जो होगी वो पॉन्ड के अंदर जाती रहती है, ठीक है। तो पेंडोलियम होता है। फिर इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि फ़िश जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा फूड हासिल कर लेती है। इसका डिसएडवांटेज है कि ट्राइगर हैप्पी फीड वेस्टेज एंड वाटर पोल्यूशन, इससे वाटर की जो गंदगी है वो पैदा होती है, फीड जो होता है वो ज़ाया भी हो जाता है। ये डिमांड फीडर की यहाँ पर भी दिखाई हुई है। इसके ऊपर एक लगा होता है गाज, ठीक है, अगर लगा होता है। अगर जो होता है ना, अगर जो होता है वो नीचे वाला एक इसका मूवेबल पार्ट होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास है डिमांड फील्डर, इसके नीचे जो होती है एक अगर लगा होता है। अगर जो होता है ये इसका मूवेबल पार्ट होता है। अगर ने ऊपर वाले टैंक से खुराक लेके नीचे जो है फिश को देनी है। अगर फीडिंग में क्या होता है, सिमिलर जो सिस्टम है यूज्ड बाय स्वान एंड पोल्ट्री फार्म। स्वान की मैंने पिक्चर आपको लास्ट लेक्चर्स में दिखाई हुई है। ये भी एक एनिमल है, ठीक है, और पिग नुमा एनिमल होता है ये। और ये पोल्ट्री फार्म्स के अंदर मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती है। फीड स्टोरेज इन लार्जर टैंक्स, जो ये ऊपर टैंक बना हुआ है ना, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। फीड जो होती है यहाँ के इस टैंक के ऊपर क्या होती है, स्टोर हो जाती है। फीड स्टोरेज लार्ज टैंक मूव बाय अगर्स दैट ड्रॉप फूड इन पॉन्ड्स। नीचे से क्या होगी, ऊपर से जब फीड जो होगी स्टोर होगी इसके अंदर, ठीक है, नीचे से हम इस आगर को मूव करेंगे और वो फीड को क्या करेगी, नीचे तमाम पॉन्ड के अंदर फैला देगी, ड्रॉप कर देगी। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये कॉमन इन टैंक्स एंड रेसवे। ये रेसवे और टैंक्स वाले जो हमारे पास से पॉन्ड होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारी जो फीडिंग के बाद जो नाइट्रोजन एक्सक्रीशन होती है वो एनिमल और फिश किस किस की फॉर्म में करते हैं। जो एनिमल होते हैं वो नाइट्रोजन एक्सक्रीट करते हैं यूरिया की फॉर्म शक्ल में। जो फॉल होते हैं वो यानी बर्ड्स वगैरह वो किसकी शक्ल में नाइट्रोजन एक्सक्रीट करते हैं, उनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है। और फिश का जो वेस्ट मटेरियल है वो है अमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास फीडिंग फ्रिक्वेंसी दी हुई है कि स्मॉल जो फीडिंग फिश होगी वो कितनी बार फीड करेंगी, एक दिन के अंदर 4 से 8 मरतबा वो फीडिंग करेंगी। और जो बिग फ़िश होंगी वो एक दिन में 2 से 3 मरतबा क्या करेंगी, फ़िश ईटिंग करेंगी। फ़िश जो होगी वन स्पेसिफिक प्लेस एट ए टाइम। शनिप जो होगी होल और हाफ ऑफ द पाउंड एट द टाइम। ये उन्होंने बताई हुई है कि शनिप और फ़िश की दो जो हैं, फ़िश जो होगी वो एक स्पेसिफिक जगह पे रह कर मीट खा सकती है। जो शनिप होती है वो घूमती रहती है, वो आधा पाउंड जो होती है वो एक आधा पाउंड एक टाइम पे गुजारती है, फिर जो है मूव करके दूसरे पाउंड के हिस्से में चले जाती है, वहाँ पे जाके फीड करती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चन MCQs थे, और ये कुछ जो है यहाँ पर फिश फीडिंग के जो मेथड मैंने बताए हैं, एक स्मॉल ऑपरेशन, लार्ज ऑपरेशन। स्मॉल ऑपरेशन में कौन कौन सी मशीनरी यूज़ हुई है, क्योंकि इसमें हम मशीनरी यूज़ नहीं करते, बाय हैंड और छोटे लेवल की मशीनरी यूज़ करते हैं, वो भी आपने याद रखने हैं उनके नेम। और लार्ज ऑपरेशन में भी आपके डिमांड फीडर्स के नाम याद रखना है, और ये जो हमारे पास अगर फीडिंग है ये भी याद रखने हैं। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए आ सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।